पापा आवाज धीमी कर दीजिए। चलिए आज एक नया एक्ट शुरू करते हैं। ये आपको पता है, ये आजादी से पहले का एक्ट है, ठीक है ना। तो आपके बिजनेस लॉ में कौन कौन से एक्ट हैं आपके सिलेबस में, बताइए। राधना, मैं आपसे बात कर रहा हूँ। अरे बंद करो महाराज, काटे। मैं ये पूछ रहा हूँ आपके सिलेबस में कौन कौन से एक्ट हैं, बिजनेस लॉ में कौन कौन सा एक्ट है, आपको याद है? जल्दी से बोल रहा है, इतना देर लगाने की क्या जरूरत है? नहीं याद है सर। अच्छा, बुक अभी मिल रही है, पैसे देके तो मिल ही रही है। आप खोल के देखिएगा तो पैसे, वो आप कोशिश कीजिएगा खोलने का अपना, ठीक है ना। 9 बुक्स आर अवेलेबल, आप कोशिश कीजिएगा उसको खोलने का। देखिए, आपको सिलेबस में जो है एक्ट है वो आपको कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 है, सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 है, पार्टनरशिप एक्ट 1932 है। कितने हैं? और एक जो है आपका इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 है। आपने सबके ईयर देखा, आपने आजादी से पहले का है कि बाद का है? ये सारे एक्ट जो है आजादी से पहले का है या बाद का है? मैं फिर से रिपीट करता हूँ, उसके बाद का है सर। फिर से सुनिए। उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 आजादी से पहले का है। आप कब आजाद हुए? 1947। हाँ, तो ये 1872 से पहले आते हैं। सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 है, आजादी से पहले का है। पार्टनरशिप एक्ट 1932 आजादी से पहले का है, ठीक है ना। और नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881, आप बताइए 1885 में पहला स्वतंत्रता संग्राम हुआ, उससे पहले 1881 का ये लॉ है। ये सभी लॉ जो है आजादी से पहले के हैं या बाद के हैं? पहले के हैं। पहले के हैं। तो अभी तक हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं? आजाद होने के बाद भी हम लोग पढ़े जा रहे हैं इसको। क्यों? देखिए मैं बताता हूँ। जब भारत आजाद हुआ तो कहा गया कि भाई जो कानून आजादी से पहले के हैं और सरकार उसको एवॉलिश नहीं करती है या उसकी जगह पे कोई नया कानून नहीं बनाती और उस कानून में कोई परेशानी भी नहीं है, तो वो कानून कंटिन्यू चलते रहेगा, ठीक है ना। बात आज तक चलते आ रहा है, उसको कोई ऐसी दिक्कत है नहीं। बीच में कोई अगर अमेंडमेंट की बात आती है तो अमेंडमेंट हो जाता है वहां पे। बाकी आजादी से पहले के लॉ जो अंग्रेजों ने बनाए हैं उसमें कोई दिक्कत तो है नहीं, तो इसलिए वो आज तक हमारे को लागू हो रहा है। ओके सर। कॉन्ट्रैक्ट से आप समझते क्या है? सिंपल भाषा में when we use contract word, आप उससे क्या समझते? हाँ, मैं आपसे बात करूँ। यस सर। आप लॉ को छोड़ दीजिए, जनरल मीनिंग क्या होता है कॉन्ट्रैक्ट? समझौता करना। कॉन्ट्रैक्ट के, हाँ, समझौता करना। हाँ, चलिए ठीक है। अच्छा, आपके पापा क्या काम करते हैं? ड्राइवर हैं। किस चीज का? ड्राइवर है मेरे पापा, कार ड्राइव करते हैं। हाँ, कार ड्राइव करते हैं। तो कार ड्राइव करते हैं हम लोग, ऑटो में जाते हैं, मेट्रो में जाते हैं, रिक्शे पे जाते हैं, हवाई जहाज पे जाते हैं, रेल से जाते हैं, रोज हम लोग कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। आप ऑटो में बैठते हैं, रिक्शे पे बैठते हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट ही है। आप बीच में बिना पैसे दिए उतर जाएंगे तो वो आपको जाने नहीं देगा। आप जो हमारे साथ पढ़ रहे हैं, क्या ये कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा है? यस सर। ठीक, तो कहने का मतलब ये हुआ कि एवरी डे
हम लोग एक कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, जाने अनजाने में सब लोग कॉन्ट्रैक्ट करता है, समझ रहे बात को ना? यस आने सर। जाने अनजाने में आपको नहीं भी पता है फिर भी आप कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। आप जाके चीनी खरीदते हैं, आटा खरीदते हैं, सब कॉन्ट्रैक्ट। आटा खरीद करके पैसा नहीं देंगे ऐसा नहीं हो सकता है। तो रोज हम लोग कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। अब आइए कानून की भाषा में हम लोग कॉन्ट्रैक्ट का अर्थ क्या होता है वो समझते हैं। हर एक्ट का सेक्शन 1 क्या बताता है बताइएगा? हर एक्ट का सेक्शन 1 किस चीज के बारे में बताता है? एप्लीकेंट। ठीक ठीक, क्या एप्लीकेशन? थोड़ा और कंटिन्यू और डिटेल कीजिए। मतलब ये एक्ट कहाँ कहाँ पे अप्लाई होगा बहुत ये सब बताता हाँ, है। तो आप ध्यान से सुनिए। हर एक्ट का जो पहला सेक्शन वह इस चीज को बताता है कि इस एक्ट का नाम क्या होगा और वह भारत के किस क्षेत्र में लागू होगा। पहले हर सेक्शन में ये लिखा रहता था कि ये पूरे भारत में लागू होगा जम्मू कश्मीर को छोड़ के। समझ रहे मेरी बात? मैक्सिमम यस कानून सर। में इवन कॉन्ट्रैक्ट 1872 भी जम्मू कश्मीर में लागू नहीं होता था पहले, लेकिन अब लागू हो रहा है क्या? यस सर। क्यों लागू हो रहा है? क्योंकि 370 जो एक्ट था वो हट गया है ना, हाँ, इसलिए। जो आर्टिकल 370 हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो स्पेशल प्रिविलेजेज या स्पेशल स्टेटस था जम्मू कश्मीर का, अब वो यस खत्म हो गया। अब सर। पूरा भारत एक है। तो पहला सेक्शन इसी बात की चर्चा करता है और दूसरा सेक्शन किस बात की चर्चा करता है? डेफिनेशन। हाँ, सेक्शन 2 जो है सभी डिफिनेशन, उस एक्ट में जितने भी डिफिनेशन की जरूरत है उसको एक जगह सेक्शन 2 में रख दो। एक जगह रखने से क्या फायदा? इसकी जहां जरूरत हो वहीं क्यों नहीं होगी? सर इजी रहेगा सेक्शन याद करना। हाँ, इजी कर रहेगा सर्च करना। अगर हम ये जानना चाहें कि किसी एक्ट में इसका क्या मतलब है तो हम सेक्शन 2 में जाके उसको करें। अगर उसको इधर उधर रखा जाएगा जहां उसकी जरूरत है तो इट विल नॉट बी इजी टू फाइंड आउट। तो इसलिए चलिए, तो कॉन्टेक्ट का डेफिनेशन 2 सब सेक्शन एच में दिया गया और कहा गया कि एन एग्रीमेंट इनफोर्सेबल बाय लॉ उसको कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। बहुत सिंपल सा डेफिनेशन बताया गया है, एन एग्रीमेंट इनफोर्सेबल बाय लॉ। तो ये पीछे जो आवाज हो रही है ये थोड़ा सा बर्तन उर्तन का काम पहले कर लो ना भाई, पहले या बाद में करो लो, है ना? थोड़ा सा इससे डिस्टर्बेंस आती है, पढ़ाने में मजा नहीं आता। ये आवाजें आ रही है इधर, थोड़ा सा ध्यान रखिए। कुणाल मम्मी बाद में धो ले भाई बर्तन। ठीक है, एन एग्रीमेंट इनफोर्सेबल बाय लॉ उसको हम कहते हैं कि भाई ये कॉन्ट्रैक्ट है। कोई भी एग्रीमेंट जो इनफोर्सेबल बाय लॉ है वह कॉन्ट्रैक्ट होता है। इसका मतलब है कि बहुत सारे एग्रीमेंट ऐसे भी हैं जो इनफोर्सेबल बाय लॉ नहीं है। आ रही बात मेरी समझ में? यस सर। मतलब लिखा है कि एन एग्रीमेंट इनफोर्सेबल बाय लॉ दैट इज कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट इनफोर्सेबल बाय लॉ। कॉन्ट्रैक्ट उसको यस उस सर। एग्रीमेंट को कहते हैं जो कानून के द्वारा इनफोर्स किया जा सके। इट मीन्स कि बहुत सारे ऐसे भी एग्रीमेंट होंगे जो कानून के द्वारा इनफोर्स नहीं किए जा सकते हैं। यस सर। तो वो कौन से होंगे बताइए? वॉइड कॉन्ट्रैक्ट्स जो होंगे। चलिए मैं आपको बताता हूँ। आपको किसी मित्र ने कहा कि भाई जो है आपका बर्थडे है, आपने किसी मित्र को बुलाया है, पहले उसने हाँ बोला बाद में मना कर दिया, यस सर। तो उस पर मुकदमा करेंगे आप? नो सर। क्यों नहीं करेंगे?
उसने हाँ बोल दिया था फिर मना कर दिया, तो कह रहा है ना एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ। सर सोशल एग्रीमेंट है ना हाँ ये। सोशल एग्रीमेंट है, तो सोशल एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ नहीं होता है ना। चलिए आगे। यस सर। कॉन्ट्रैक्ट में, कॉन्ट्रैक्ट से दो बातें निकल रही, एक तो एग्रीमेंट होना चाहिए और वह इन्फोर्सेबल बाय लॉ होना चाहिए, ठीक ना। आगे बढ़ो। यस सर। सेक्शन 10 जो है इसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बताता है कि कोई भी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में ये चीज होना चाहिए। पहला है कहता एग्रीमेंट होना चाहिए। एग्रीमेंट किसको कहते हैं ये समझना पड़ेगा ना। यस सर। तो देखिए, कोई ऑफर करता है, जो शुरुआत होती है कॉन्ट्रैक्ट का, वह या तो ऑफर से होगा या इनविटेशन टू ऑफर से होगा। जब ऑफर आप एक्सेप्ट कर लेते हैं तो क्या बन जाता है, ऑफर यदि आप एक्सेप्ट कर लेते हैं तो प्रपोज है ना, एग्रीमेंट बन यस जाता सर। है। तो एग्रीमेंट उसको कहते हैं। दूसरा है फ्री कॉन्सेंट होना चाहिए। दो पार्टी होंगे कम से कम किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में, उस दोनों पार्टी की जो कॉन्सेंट है वह फ्री होना चाहिए। फ्री कॉन्सेंट का मतलब है दोनों सहमति से कॉन्ट्रैक्ट किए हों। अगर वह कॉन्ट्रैक्ट फ्री नहीं है तो वह कॉन्ट्रैक्ट वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। हम कई तरह के कॉन्ट्रैक्ट डरा करके धमका के, इसके बारे में भी पढ़ेंगे भी कि कौन से कॉन्ट्रैक्ट फ्री होते हैं कौन से नहीं होते हैं, अभी थोड़ी देर में चर्चा होगी, इसके बारे में हम बताने जा रहे हैं। कॉम्पिटेंसी ऑफ द पार्टीज, यानी जो पार्टीज हैं कॉन्ट्रैक्ट के, वह कॉम्पिटेंट होना चाहिए। कॉम्पिटेंसी का मतलब क्या हुआ यहाँ पे, मेजर होना चाहिए। कॉम्पिटेंसी का मतलब होता है मेजर होना चाहिए। मेजर का मतलब क्या होता है, MAJOR, मेजर मीन्स एक माइनर होता है, माइनर और 18 प्लस 18 प्लस 18 प्लस। तो 18 प्लस क्यों रखा गया, क्या उससे नीचे वाले आदमी को कांटेक्ट करने का अधिकार नहीं है। सर उसे माइनर माना जाता है। माइनर माना जाता है, तो उसको क्यों नहीं कॉम्पिटेंट माना गया कांटेक्ट करने के लिए, ये पूछो। माइनर को कॉम्पिटेंट पार्टी क्यों नहीं माना गया कांटेक्ट के लिए। सर नहीं पता। हाँ, एक चीज बताइए, आप इतना तो समझते होंगे कि जो बच्चे होते हैं वो वही बात नहीं समझ सकते जो एक बड़े समझते हैं। इतनी बात समझ में आ रही है आपको। जो बच्चे की बुद्धि है समझने की या डिसीजन लेने का, वह मैच्योर्ड नहीं होता है, उसका डिसीजन गलत भी हो सकता है। लेकिन जब आप बड़े होते हैं तो उम्र के साथ साथ आपकी बुद्धि भी जो है मैच्योर्ड होती है और आप सही गलत का फैसला कर सकते हैं। बात आ रही समझ में ना। तो इसलिए कहा कि भाई जब कांटेक्ट कर रहे हो तो उसको 18 साल का होना चाहिए। 18 साल या उससे कम का है तो वह कांटेक्ट नहीं कर सकता। और जहां पर जो है किसी का लीगल गार्जियन अपॉइंट किया गया है कोर्ट के द्वारा उसकी संपत्ति को देख रेख करने के लिए, वहां पे जो माइनर है वो मेजर कब माना जाता है, कितने उम्र में मेजर माना जाता है। मेरे क्वेश्चन को फिर से समझिए। कोई माइनर 18 साल से कम की उम्र है, उसके पास संपत्ति है लेकिन वह नहीं देख रेख कर सकता क्योंकि छोटा है। इसके लिए कोर्ट ने जो है गार्जियन को अपॉइंट किया गया, गार्जियन को अपॉइंट करते हैं और वह गार्जियन उस माइनर बच्चे का संपत्ति की देखरेख करता है। इन सिचुएशन में वह माइनर जो बच्चा है वह मेजर या कॉम्पिटेंट किस एज में होगा। ऐसे जनरल तो 18 साल है, बट इफ माइनर जो है उसकी संपत्ति के लिए एक गार्जियन, लीगल गार्जियन को अपॉइंट किया गया है, इन दैट सिचुएशन एट व्हिच एज ही विल बी मेजर।
बताइए। नहीं आता वो भी बताना है। नहीं आता, मैं बताता हूँ। नहीं पता सर। इन दैट केस, जहां पर कि लीगल गार्जियन अपॉइंट किया गया कोर्ट के द्वारा, एक माइनर बच्चा वह मेजर 21 साल में होता है। अब हमको ये बताइए इसके पीछे क्या लॉजिक है। देखिए कानून जो है ना उसमें बहुत डेप्थ होती है और कानून के जितने भी प्रोविजन है बहुत ही सोच समझ करके बनाए जाते हैं। आपके लीगल गार्जियन है, सॉरी लीगल गार्जियन, आपके माता पिता हैं? बोलिए यस जल्दी। सर। माता पिता है। यस सर। हाँ हाँ बिल्कुल है, मुझे भी पता है, मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ। तो आप की एज 18 है या नहीं है ये बताइए पहले। हुई है कि नहीं? यस सर, 18+ है मेरी। ओ ठीक है। तो देखिए जो गार्जियन, जो बच्चा अपने माता पिता के संरक्षण में रहते हैं तो उनसे बातें भी करते हैं, किसी बात पर बातचीत भी करते हैं, किसी चर्चा भी करते हैं। तो उस सिचुएशन में कहता है कि तुम 18 हो गए, मेजर हो गए। लेकिन आप समझिए उस बच्चे के बारे में जो उसका कि माता पिता नहीं है, क्योंकि माता पिता नहीं है तभी लीगल गार्जियन की जरूरत पड़ती है ना। यस सर। यस जो सर। लीगल गार्जियन हो और माता पिता दोनों में फर्क होता है ना। यस सर। फर्क होता है, माता पिता और लीगल गार्जियन दोनों में फर्क होता है। तो इसका मतलब हुआ कि जो माता पिता जिस तरह से सलाह बच्चे को देंगे वह लीगल गार्जियन नहीं दे सकते। और यह भी हो सकता है कि लीगल गार्जियन हमेशा उसके साथ भी ना रहते हों, क्योंकि उसके एसेट्स की देखभाल के लिए उसको अपॉइंट किया जाता है। तो हो सकता है कि 18 साल जैसे ही पूरा हो जाए उसको मेजर बन दिया जाए और दूसरे दिन हो सकता है कोई व्यक्ति उसके साथ गलत तरीके से कांटेक्ट करे और उसकी एसेट्स को हड़प ले, तो उसको और यस 3 सर। साल दिया जाता है, 21 साल कि नहीं तुम अभी मैच्योर नहीं हो, क्योंकि तुम अपने माता पिता के साथ नहीं रहते हो। तो उसके लिए और 3 साल दिया गया है। और आप इस बात को, अभी शायद बच्चे हैं आप समझ सकते हैं कि जिसके माता पिता नहीं होते हैं और जिसके होते हैं बहुत फर्क होता है। आगे बढ़ते हैं। तो मैंने आपको बताया जिसका लीगल गार्जियन अपॉइंट होता है वह मेजर जो है 21 साल में होता है। लॉफुल कंसिडरेशन होना चाहिए। कंसिडरेशन जो है लॉफुल होना चाहिए। आपको पता है कोई भी कॉन्टेक्ट में कम से कम 2 आदमी होते हैं और दोनों व्यक्ति को कुछ ना कुछ कंसिडरेशन या उस कॉन्ट्रैक्ट के बदले में मिलता है। अगर नहीं मिलेगा तो वह कॉन्ट्रैक्ट जो है मेरे ख्याल से उस कॉन्ट्रैक्ट को आप वैलिड नहीं, ये इन्फोर्स नहीं करा सकते हैं, ऐसा मैं बोलूँगा। अगर कंसिडरेशन नहीं है, नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है ना। और अगर एक यस पार्टी सर। कंसिडरेशन लेता है दूसरा नहीं लेता है तो वह भी आप इन्फोर्स नहीं करा सकते हैं। जहां पे कंसिडरेशन ही नहीं है वहां पे आप इन्फोर्स नहीं करा सकते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, लेकिन एग्जांपल देने से पहले मैं आपको ये पूछ रहा हूँ कि मैं जो आपको पढ़ा रहा हूँ क्या कॉन्ट्रैक्ट है या नहीं है? सर कॉन्ट्रैक्ट है। बिल्कुल है। आपका क्या कंसिडरेशन है, यानी आप क्या, आप किस लिए पढ़ रहे हैं, आपको क्या चाहिए हमसे? नॉलेज के लिए। नॉलेज के लिए। तो आपका जो सेटिस्फेक्शन है वो आपके लिए कंसिडरेशन है। और मेरे लिए क्या यस कंसिडरेशन सर। है? मेरे लिए क्या पीस। कंसिडरेशन फीस है। तो लॉफुल कंसिडरेशन का मतलब यही है। अब लॉफुल कंसिडरेशन फीस तो सही है, लेकिन आपने कहा, मैंने कहा कि चलो मुझे मुझे जो है आप पैसे मत दो, आपके पापा गाड़ी चलाते हैं, एक व्यक्ति है उसको गाड़ी को चढ़ा दो, यही मेरा कंसिडरेशन। क्या यह वैलिड कंसिडरेशन है? यस सर। नहीं, आप समझे नहीं मेरी बात। मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है ना। यस सर। मैंने कहा यस सर। आप मुझे फीस मत दो, एक आदमी है उस बस उसको एक्सीडेंट करा दो, ये लॉफुल कंसिडरेशन है, मुझे पैसे अच्छा, नहीं चाहिए। एक्सीडेंट करवाना है। हाँ, मैंने कहा कि एक बंदा है उसका एड्रेस हुलिया पुलिया भेज दिया,
व्हाट्सएप से बोला ये इस तारीख को इधर जाने वाला, उसको चला देना है। और तो ये वैलिड कंसिडरेशन है क्या? नो सर, ये वैलिड कंसिडरेशन नहीं है क्योंकि ये लॉ के अगेंस्ट है। हाँ, तो लॉफुल कंसिडरेशन का मतलब दोनों पार्टी को लॉफुल कंसिडरेशन होना चाहिए, कानून के नजर में बस लॉफुल कंसिडरेशन होना चाहिए। और ऑब्जेक्ट जो है वह भी लीगल होना चाहिए, जो कॉन्ट्रैक्ट का ऑब्जेक्ट है वह भी वो भी लीगल होना चाहिए। लॉफुल होना चाहिए, है ना? ऐसा ओके सर। कॉन्ट्रैक्ट नहीं होना चाहिए जो लॉ के अगेंस्ट में जाता हो। और नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर टू बी वॉइड, कुछ ऐसे एग्रीमेंट हैं जिसके लिए कानून में लिखा है कि आप इस तरह का एग्रीमेंट नहीं कर सकते हैं। दो मुझे याद आ रहा है। पहला है कि किसी के शादी में रुकावट डालने जैसा आप एग्रीमेंट नहीं कर सकते, और दूसरा ट्रेड व्यापार में बाधा डालने से संबंधित आप इस तरह का एग्रीमेंट नहीं कर सकते, कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर टू बी वॉइड में पहला पॉइंट है कि आप ट्रेड में बाधा डालने से संबंधित किसी तरह का कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, और किसी के मैरिज में, शादी विवाह में बाधा डालने से संबंधित आप किसी तरह का एग्रीमेंट नहीं कर सकते। तो ये इसेंशियल Yes, एलिमेंट्स हैं। ये सभी एलिमेंट्स एक साथ मौजूद होना चाहिए, सभी सभी मौजूद होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक है दूसरा नहीं है। ये जितने 6 पॉइंट्स हैं, 6 पॉइंट भी एक कॉन्ट्रैक्ट में अवेलेबल होना चाहिए, मौजूद होना चाहिए। अब देखिए, कहता है भाई सेक्शन 10 में तो बातें नहीं कह रहा है, लेकिन उसके बाद भी ये जरूरी है। अब देखिए, 2 पार्टी तो होनी ही चाहिए ना, आप समझ रहे हैं? Yes, sir. किसी भी कॉन्ट्रैक्ट के लिए 2 पार्टी तो होनी चाहिए ना। Yes, मैं sir. खुद को पढ़ा के तो पैसे नहीं ले पाऊंगा ना, Yes, sir. तो मेरे लिए स्टूडेंट होना चाहिए, मेरे टीचर के लिए स्टूडेंट होगा, खुद ही पढ़ा के कैसे पैसे लेगा? तो 2 पार्टी होनी चाहिए, ठीक है ना? अब मेरे 2 बच्चे हैं, Yes, sir. मैं उसको कभी कभी पढ़ाता हूँ, तो वो कॉन्ट्रैक्ट होगा क्या? नहीं समझे मेरी बात? सर, इसमें कंसिडरेशन नहीं मिलेगा। हाँ, कंसिडरेशन नहीं मिलेगा तो कॉन्ट्रैक्ट होगा क्या? नो सर। और पार्टी कितनी है यहाँ पे? 2 कहाँ पार्टी? 2 पार्टी कौन सा है? मेरे बच्चे हैं, आप अपनी मेरे बच्चे हैं, हाँ, मैं तो उसको पढ़ा रहा स्टूडेंट हूँ, तो पार्टी कौन सा हुआ? पार्टी 1 हुआ या 2 तो हुआ? आप सर, आप टीचर हुए तो वो स्टूडेंट हुआ ना। अरे तो मेरे ही बच्चे हैं, मैं अपने बच्चे से किससे पैसा मांगूंगा? मैं उनका पापा हूँ, पैसा कौन देगा? पैसा कौन देगा? समझ रहे हैं आप आराधना? आप समझे कि नहीं समझे? पार्टी कितने हुए यहाँ पे? कंसिडरेशन तो है ही नहीं, बात तो सही है। बेटा आवाज उसको काट दो, नहीं तो इंटरनेट। हेलो सर। हाँ, बात नहीं करो, बाद उसको दूसरे नंबर से बात। आप मेरी बात समझे? यहाँ पे पार्टी कितने हैं? मैं अपने दो बच्चे को पढ़ा रहा हूँ, पार्टी कितनी है यहाँ पे? 2 कौन सा है? एक मैं और दूसरा कौन है? आपके बच्चे। लेकिन वो पार्टी कैसे हो सकता है? मैं उसको पैसे किससे मांगने के लिए बोलूंगा? मैं बच्चे को बढ़ाते हुए कहूंगा पैसे किससे मांगूंगा? उसको कौन देगा पैसा? उसका मेरे ही अपने बच्चे से मैं पैसे किससे मांगूंगा? बताओ। पार्टी तो तुम्हें दिख रहा है, यहाँ भी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, यहाँ भी 2 पार्टी हैं, लेकिन मैं पैसे आपके पापा से बोलूंगा लेने के लिए, अपने बच्चे से तो नहीं बोल सकता ना, मैं उन्हीं का गार्जियन हूँ ना। सर, पार्टीज तो 2 हैं पर कंसिडरेशन नहीं है ना। नहीं, सुनो, हाँ वो बात ठीक है तुम्हारी, लेकिन पार्टी जो है यहाँ कहा जाए एक ही है कि वो मेरे बच्चे हैं ना। 2 पार्टी इसमें होता है ना, जब कोई दूसरा कौन देगा पैसा? तो कोई देने वाला है ही नहीं, तो पार्टी भी इसको यहाँ पर एक ही माना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, चलिए इन पे ज्यादा नहीं ध्यान देना है। इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप। सर, आपकी आवाज कट रही है। अच्छा, आवाज। हेलो सर। हाँ, आवाज आ रही है? अब आ जाएगी आवाज ठीक है? सर, कट ब्लर हो रही है।
ब्लड हो रही है, अच्छा अच्छा, ये दे कट दो रही है। इसको दो, दिक्कत इंटरनेट कनेक्शन। चलिए अब नहीं आएगा, अब ठीक आवाज है मेरी? यस सर। हाँ चलिए। दूसरा है कि इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप। दोनों पार्टी का लीगल रिलेशनशिप स्टेब्लिश करने का इंटेंशन होना चाहिए, ठीक है ना? तो यस सर। तो अब कैसे पता चलेगा? तो यह उनके व्यवहार से पता चलेगा कि इंटेंशन है या नहीं है। अब मान लेते हैं किसी को कहते हैं चलो पिक्चर चलते हैं, उन्होंने वो हाँ बोल देता है, बाद में वो मना कर देता है, तो पिक्चर देखना कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, सोशल है। तो यहाँ पे लीगल रिलेशनशिप स्टेब्लिश करने का इंटेंशन नहीं था, ठीक है ना? यस सर। फुलफिलमेंट ऑफ लीगल फॉर्मेशन, किसी किसी कॉन्ट्रैक्ट में ये लिखा रहता है कि यह राइटिंग में होना चाहिए और इसका रजिस्ट्रेशन भी होना चाहिए। क्या सभी कॉन्ट्रैक्ट राइटिंग में होते हैं क्या? क्या सभी नो सर। नहीं होते हैं। आपने हमारे साथ राइटिंग में एग्रीमेंट किया है क्या? नो सर। हम लोग ऑटो में चढ़ते हैं, मेट्रो में चढ़ते हैं, कोई राइटिंग में एग्रीमेंट होता है क्या? नो सर। नहीं होता। तो ओरल सभी, होता है। हाँ, सभी को हम राइटिंग में नहीं बना सकते। रीजन ये है कि वो हमें दिक्कत क्रिएट करेगा, है ना? जैसे यस सर। आपके साथ हमारा जो एग्रीमेंट हुआ राइटिंग में होता तो दिक्कतें होती ना। यहाँ जरूरी भी नहीं है, क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस किसी एसेट को खरीद बेच थोड़े रहे हैं। और आज तक देखिए यस मैंने सर। बहुत बच्चों को, हजारों लाखों बच्चों को पढ़ाया है, लेकिन किसी के साथ राइटिंग में थोड़ी एग्रीमेंट किया है, क्योंकि इसकी इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है। लेकिन कुछ कॉन्ट्रैक्ट के बारे में कानून में ही लिखा है कि ये राइटिंग में ही होगा। जैसे इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट, यह ओरल नहीं होता, यह राइटिंग में ही होता है। और अगर जमीन खरीदना है, बिल्डिंग खरीदना है, तो ये ओरल होगा क्या? नो सर। वो तो राइटिंग में ही होगा ना, वो तो रिटेन होना चाहिए। यस सर। और यस सर। उसके साथ ही साथ अगर कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी 100 रुपया या उससे अधिक की वैल्यू का ट्रांसफर होता है तो उसका रजिस्ट्रेशन भी होना जरूरी होता है। और ये सेक्शन जो है रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 है, आजादी से पहले का, उसका सेक्शन 17 ये कहता है कि कंपलसरी रजिस्ट्रेशन के बारे में। और उसमें ये बातें लिखा हुआ है कि इफ द ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी हैज वैल्यू ऑफ ₹100 और मोर, इट विल बी इन राइटिंग एंड रजिस्ट्रेशन। आइए आगे बढ़ते हैं। अब कॉन्ट्रैक्ट में जो मीनिंग है, यानी जो वर्ड्स आप लिखे हैं, वह सर्टेन होना चाहिए। अगर मीनिंग ही सर्टेन नहीं है तो उसका परफॉर्मेंस कैसे आप करवाएंगे? बात समझ रहे हैं? कॉन्ट्रैक्ट में जितने भी वर्ड्स हैं या सेंटेंस है, उनका मीनिंग सर्टेन होना चाहिए, वेग नहीं होना चाहिए। वेग मतलब एम्बिगिटी, मतलब डाउटफुल, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा है तो वह कॉन्ट्रैक्ट जो है परफॉर्म्स आप नहीं करा पाएंगे और वह वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में अंतर्गत नहीं आएगा। और पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस, इसका मतलब होता है कि जो आप सर वेग वाले का एग्जांपल दे के समझाइए, एग्जाम्पल नहीं आया सर। एग्जाम्पल देते हैं आपको। आपके पापा ने कई बार बोले हमको पढ़ाइए पढ़ाइए, फीस के बारे में पूछे, फीस के बारे में पूछे, फिर फीस पे चर्चा हुई। तो ये सारे चीज एम्बिगिटी को खत्म करने के लिए तो हुआ ना, कि सर फीस बता दो। आप समझ रहे हैं ना? अगर हम फीस नहीं बताते तो ये एम्बिगिटी रहती ना। फिर पढ़ाने के बाद इस बात पे डिस्प्यूट होता कि भाई फीस इतना होना चाहिए, इतना होना चाहिए, मैं ज्यादा बोलता, आपके पापा कम करते। तो एम्बिगिटी ना रहे, इसी के लिए सारी बातें क्लियर हुई ना। आप समझ रहे हैं एम्बिगिटी का मतलब? कि कॉन्ट्रैक्ट
मैं सारी एम्बिगिटी भाई सब्जेक्ट के बारे में मैंने पहले बता दिया कि मैं लॉ और अकाउंट्स ही जानता हूँ। ये एम्बिगिटी को खत्म करने के लिए तो हुआ ना। अगर मैं बोल देता Yes, पहले sir. कि मैं सारा ही चीज पढ़ाता हूँ तो गलत होता ना। समझ रहे बात को? आप रिक्शे पे चढ़ते हैं तो आप बोलते हैं ना कितना भाड़ा है। मैं आपको एग्जांपल देने की Yes, कोशिश sir. कर रहा हूँ। और भाड़ा ना पूछो, अब पहुंचने के बाद वो ज्यादा मांगेगा रिक्शा वाला और आप कम दोगे तो झगड़ा होगा कि नहीं? Yes, sir. तो रिक्शे पर जब आप बैठते हैं तो एम्बिगिटी ना रहे, आप ये पूछते हैं ना कि भाई कितना भाड़ा लेते हो? वो ज्यादा बोलता है, आप कहते Yes. हो कम, और रेट आप सहमति नहीं होती है, आप उसके रिक्शे पे नहीं चढ़ते हो। Yes, sir. आप फिर दूसरा रिक्शा वाला आया, उससे पूछते हो, वो भाड़ा बताता, आप रेडी हो जाते हो, बैठ जाते हो। तो एम्बिगिटी को खत्म करने के लिए ना, Yes, sir. वेग को खत्म करने के लिए ना, अगर आप यूं ही बैठ गए और उतरने पर आप पूछोगे तो फिर तो झगड़ा हो ना। Yes, sir. समझ रहे हैं ना बात को? तो एम्बिट सर्टेन होना चाहिए भाई, कितना लोगे, कितना पैसा, सब चीज कॉन्ट्रैक्ट में क्लियर होना चाहिए। बात समझ रहे हैं ना? Yes, sir. अब बताइए पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस। पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस, Performance. जो परफॉर्मेंस दोनों पार्टी को करना, देखिए परफॉर्मेंस दोनों पार्टी को करना होता है अपने अपने हिस्से का, है ना? अपने अपने हिस्से का दोनों को परफॉर्म करना पड़ता है। अगर किसी पार्टी के लिए वो परफॉर्मेंस पॉसिबल ही नहीं है तो उस तरह का कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता. सकती है। जैसे कोई कॉन्ट्रैक्ट करता है कि मैं तुम्हारे लिए चांद तोड़ कर ला दूंगा, एक मुहावरा है ना, Yes, sir. तो चांद तोड़ के ला सकता है कोई क्या? No, sir. नहीं। तो इस तरह का परफॉर्मेंस ये कॉन्ट्रैक्ट इस तरह का हो सकता है क्या? No, sir. इस तरह का कॉन्ट्रैक्ट तुम्हारे लिए चांद ला दूंगा, तारे ला दूंगा, तो संभव नहीं है। तो इसलिए कहता है वो पॉसिबल भी होना चाहिए। अब कोई आदमी कह रहा है, अदालत चला गया, अदालत में जज के सामने कहा, वो सर देखो इसने चांद तोड़ कर लाने की बात करी थी, ला नहीं रहा, इसको बोलो कर ला के देगा। तो नहीं पॉसिबल है ना, तो अदालत भी कहेगा भाई जो पॉसिबल ही नहीं तो करेगा कैसे? तो पॉसिबिलिटी Yes, sir. का मतलब यही है कि जो दोनों पार्टी का जो परफॉर्मेंस है वो पॉसिबल भी होना चाहिए। अगर इम्पॉसिबल कोई कर ही नहीं सकता उस काम को तो उस तरह के एग्रीमेंट भी, कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं किए जा सकते हैं। आगे बढ़े। Yes, sir. इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप, इसके बारे में थोड़ा सा बात करें। There must be an intention on the part of the party to create a legal relationship between them. Social or domestic types of agreement are not enforceable in the court of law, hence they do not result in a contract. ये तो समझते ही है। आगे बढ़ते हैं। एक कॉन्ट्रैक्ट आपको स्क्रीन दिख रही है ना? आपको स्क्रीन तो दिख रही है? Yes, sir. हाँ। A contract may be written or spoken. Yes, sir. To legal effect, there is no difference between a written contract and contract made by words of mouth. ये माउथ है, ये एच नहीं है यहाँ पे, मैंने स्पेलिंग गलत है ना, मैं इसको ठीक कर देता हूँ। Yes, sir. But in the interest of the party, the contract must be written. कहता है कि देखो कॉन्ट्रैक्ट की नजर में रिटेन या स्पोकन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये बेहतर है कि आप उसको लिख लें। हाँ, कुछ केस में कॉन्ट्रैक्ट को राइटिंग में जरूरी होता, मैंने उसको बताया आपको। जैसे लैंड खरीदना है, बिल्डिंग खरीदना है, तो वो सब चीज राइटिंग में कानून ही कहता है कि इसको राइटिंग में रखो, क्योंकि इसका इम्पोर्टेंस अधिक है। यहाँ पे जो एसेट की वैल्यू है वो अधिक है, उसको हम वर्बल नहीं कर सकते। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस जो है वो एक्सेप्ट वर्बली नहीं हो सकता, वो राइटिंग में ही होगा। उसके बाद भी रजिस्ट्रेशन, कॉन्ट्रैक्ट का रजिस्ट्रेशन भी जरूरी होता है। जैसे इमूवेबल प्रॉपर्टी, लैंड बिल्डिंग बेच रहे हैं तो वहाँ पे रजिस्ट्रेशन भी जरूरी है। रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 का सेक्शन 17 कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन के बारे में चर्चा करता है, वहाँ पे ये लिखिए है। अब आइए देखते हैं
जो कॉन्ट्रैक्ट की शुरुआत होती है वो ऑफर से होता है, और फिर अगर जिसके सामने आपने ऑफर रखा है अगर वो एक्सेप्ट कर लेता है तो उसको एग्रीमेंट कहते हैं। एन एग्रीमेंट इज द फर्स्ट इसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। शुरुआत जो है एग्रीमेंट से होगी। देखिए शुरुआत तो ऑफर से होती है, लेकिन उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं तो प्रॉमिस बन जाता है, और प्रॉमिस में अगर कंसिडरेशन है तो वो एग्रीमेंट बन जाता है। एग्रीमेंट बनने के लिए ऑफर, एक्सेप्टेंस एंड कंसिडरेशन होना चाहिए। तो सेक्शन 2 में कहता है प्रपोजल व्हेन एक्सेप्टेड बिकम्स ए प्रॉमिस एंड एग्रीमेंट इज एन आउटकम ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। यानी ऑफर को यदि एक्सेप्ट कर लिया जाता है तो वह एग्रीमेंट होता है, लेकिन एग्रीमेंट बनने के लिए उसके साथ साथ कंसिडरेशन भी होना चाहिए। इस बात को यहाँ पे नहीं लिखा है। और फ्री कॉन्सेंट कहता है कि 2 or more person आर सेट टू बी consent when they are upon the same thing in the same sense। फ्री कॉन्सेंट का मतलब होता है दो पार्टी एक ही बात के लिए एक ही सेंस में यदि राजी होते हैं तो उसको कहते हैं कि फ्री कॉन्सेंट है। अगर दो पार्टी किसी डिफरेंट चीज को समझ रहा है, एक बंदा कुछ और समझ रहा है, दूसरा बंदा कुछ और समझ रहा है, तो वो फ्री कॉन्सेंट नहीं होगा। समझ रहे हैं ना बात को? और यस सर। ये फ्री कॉन्सेंट जो है वह कोहेर्सन के द्वारा इन प्रभावित लिया नहीं जाना चाहिए। यानी कोहेर्सन जो है उससे प्रभावित नहीं। कोहेर्सन समझते हैं? दबाव, हिंदी में दबाव बोलते हैं उसको। हिंदी में उसको दबाव बोलते हैं। दबाव कैसे होता है? नहीं पता नहीं सर। पता नहीं। देखिए दबाव का मतलब होता है कि आपको पुलिस पकड़ के ले जाती है, आपको कहती है सादे कागज पे साइन करो, तो आप करेंगे या नहीं करेंगे? आपसे मैं बात कर रहा हूँ, आपको पुलिस पकड़ के ले जाती है और कहती है सादे कागज पे साइन करो, आप करेंगे या नहीं करेंगे? नहीं करूंगी सर। नहीं करेंगे तो डंडे से मारेगा आपको। ऐसा उम्मीद है ना? ऐसी पुलिस की छवि है। सब बिना गलती है क्यों मारेगा कोई? अर्नब गोस्वामी से पूछिएगा, उसके 1000 करोड़ रुपया उनके पास है, तो 2 चैनल चलते हैं, उनको भी पीटा गया। अगर आप न्यूज समझ पढ़ रहे हो तो, है ना? और पुलिस के कस्टडी में कई मौतें हो चुकी हैं, हमेशा न्यूज में आता है। पुलिस से आपको डर लगता है या खुशी होती है पुलिस को देख करके? आपको क्या लगता है? पुलिस को देख के खुशी होती है? आपको लगता है ये रक्षक है हमारे? सर हाँ मैं पूछ रहा हूँ, आप भी भारत के नागरिक हैं, पुलिस के बारे में आपकी क्या विचार है? आपको खुशी होती है कि पुलिस हमारा है, रक्षक आ गया, हमको बचाएगा गुंडों से, ऐसा लगता है क्या? नो सर। नहीं लगता ना। तो कोएर्सन का मतलब दबाव होता है। कोई गुंडा आपको पकड़ लिया, बोला बात समझ रहे हैं ना आपको? तो कोएर्सन का मतलब हो दबाव। दबाव आपको धमकी देके किया जा सकता है, हथियार दिखा कर के किया जा सकता है ना? आपके पापा की गाड़ी में कोई बैठ जाता है, रिवॉल्वर दिखाकर बोलता है इधर चलो, आपके पापा जाएंगे कि नहीं जाएंगे? चले जाएंगे। जाना पड़ेगा ना? जाना पड़ेगा ना, मजबूरन है। तो वो दबाव है, दैट इज नॉट फ्री कॉन्सेंट, वो कोएर्सन है, दबाव है। रिवॉल्वर दिखा के बोल रहा है तो क्या रास्ता तो है नहीं कुछ। अनड्यू इन्फ्लुएंस, ये अनड्यू इन्फ्लुएंस क्या होता है पता है आपको? नो सर। नो सर। आप देखिए कुछ ऐसे रिश्ते हैं हमारे समाज में, परिवार में, जहां पर आप उस पे पूरा विश्वास करते हैं, है ना? जैसे आप अपने मम्मी पापा पे पूरा विश्वास करते हैं कि वो जो भी करेंगे आपके लिए अच्छा करेंगे, और करते भी हैं सभी माता पिता।
लेकिन उसी का गलत इस्तेमाल करके आपके माता पिता कुछ गलत करें आपके लिए और उस सहमति आपसे लिया जाए, तो उसको अनड्यू इन्फ्लुएंस कहा जा सकता है। तो कुछ रिश्ते ऐसे हैं, मैं उस रिश्तों के बारे में बताता हूँ। एक माता पिता बच्चे का रिश्ता, जहां पर अनड्यू इन्फ्लुएंस के द्वारा बच्चों से सहमति ली जा सकती है। दूसरा होता है टीचर स्टूडेंट। आपको लगता है ये भी ऐसा रिश्ता है जहां पे कि अनड्यू इन्फ्लुएंस हम आप पे डाल सकते हैं। इस टीचर जो है स्टूडेंट से सहमति ले सकता है अनड्यू इन्फ्लुएंस करके। डू यू एग्री और नॉट? हाँ राधना, मैं आपसे बात, हाँ आई एम एग्री विथ यू। हाँ ना, आपको ऐसा लगता है? यस आप सर। एक चीज बताइए, आप अपनी मम्मी पापा पे विश्वास करते हैं? यस वो सर। भी करेंगे, मेरे लिए अच्छा करेंगे, ठीक ना? हम्म। और अगर वो नहीं यस सर। करते तो अनड्यू इन्फ्लुएंस करा के आपसे सहमति लिया गया, यस ठीक है? सर। आप मुझ पे या किसी टीचर पे जो आपको पढ़ाते हैं या पढ़ाते थे, उस पे भी विश्वास करते होंगे आप कि सर हमारे लिए जो भी कहेंगे हमारे लिए अच्छे कहेंगे। यस सर। बिल्कुल ऐसा रिश्ता ही है ना? ऐसा मुझ पे भी आप यस सोचते सर। होंगे कि सर जो कह रहे हैं वो करेंगे, वो ज्यादा अच्छी बात है ना? उनकी बात यस मानना सर। है, सोचना नहीं है, विचारना नहीं है, कोई डाउट नहीं है ना? यस सर। और मैंने कहा कि देखो बाबू, मिस्टर भरत साहू का एक बुक है बिजनेस लॉ पे, अकाउंटिंग पे, वो खरीद लो, बहुत अच्छी बुक है ना? और वो वास्तव में मेरा दोस्त है, और बिल्कुल बेकार किताब है वो। आप जाके खरीदेंगे कि नहीं खरीदेंगे? सर खरीदूंगी। खरीदेंगे ना? तो मैंने आपने ये जो इस रिलेशन का अनड्यू इन्फ्लुएंस करके आपसे सहमति ली कि नहीं ली? यस अली। है ना? मैं फिर से इसको रिपीट करता हूँ। मैंने कहा कि ये एक लेखक है, इसका नाम ये है, आप उसका बुक ले लो, बहुत अच्छी बुक है, अकाउंटिंग पे, बिजनेस लॉ पे। रियलिटी यदि वो सबसे बेकार किताब है। यस सर। आप विश्वास, आप तो जाएंगे किताब खरीद लेंगे ना? यस सर। बस मैंने अपने दोस्त को बेनिफिट तो दिला दिया। तो ये दूसरा है वकील साहब का और क्लाइंट का रिश्ता। वहां भी वकील साहब पे क्लाइंट पूरा विश्वास करते हैं ना? यस सर। और वहां पे क्या किया, दोनों वकील साहब मिलके तारीख पे तारीख दिए जा रहे हैं आपको, तारीख पे तारीख दिए जा रहे हैं, और हर तारीख का पैसा ले रहे हैं, है ना? यस सर। और एक यस सर। रिश्ता है डॉक्टर और पेशेंट का, है ना? डॉक्टर यस साहब सर। यस ऑपरेशन सर। थिएटर गए, वहां कोई रहेगा क्या फैमिली का? नो सर। और उसका लीवर ही निकाल लिया। यस सर। तो इस तरह से अनड्यू इन्फ्लुएंस करके जो आपसे सहमति ली जाती है, और अगर इस तरह से अनड्यू इन्फ्लुएंस करके सहमति ली गई है, तो उसको फ्री कंसेंट नहीं कहेंगे। और आपने पढ़ा एसेंशियल ऑफ एलिमेंट्स में कि फ्री कंसेंट होना चाहिए, और अगर ऐसा होता है तो आप अदालत जा सकते हैं कि मेरी जो सहमति थी वो फ्री नहीं थी, उन्होंने गलत तरीके से मेरे से सहमति लिया, कोएर्शन करके या अनड्यू इन्फ्लुएंस करके। और फ्रॉड तो समझते ही है, मिस रिप्रेजेंटेशन का मतलब हुआ दिखाया कुछ बेचा कुछ, है ना? यस सर। मैं आपको बताता हूँ, मुझे एक हॉर्स बेचना है, ठीक है ना? मुझे यस सर। एक हॉर्स बेचना है, मैंने आपको दिखाया और बेचा वास्तव में दूसरी हॉर्स, तो ये मिस रिप्रेजेंटेशन हुआ ना। यस। जिसको बेचना था वो तो दिखाया नहीं, खराब घोड़ा दिखाया, वो उसका वो लंगड़ा घोड़ा था, एक पैर से पैर उसका ठीक नहीं था, दिखाया चारों पैर बहुत अच्छा दुरुस्त था, बेचते समय लंगड़ा घोड़ा दे दिया आपको। मिस यस रिप्रेजेंटेशन सर। है ना? और मिस्टेक का मतलब होता है कि दोनों अलग अलग बातें समझ रहे हैं, दोनों जो है बातें अलग अलग समझ रहा है। मुझे दो घर है दिल्ली में, एक डिफेंस कॉलोनी में है, एक बबाना में है, किसकी कीमत ज्यादा होगी, डिफेंस कॉलोनी वाली या बबाना वाली? सर पता नहीं।
अच्छा अच्छा, आपको पता नहीं, आप घूमे फिरे नहीं है ठीक से लगता दिल्ली। देखिए डिफेंस कॉलोनी जो है वह जो है पॉश इलाका है। पॉश इलाका समझती हैं आप? रुका हुआ। नहीं नहीं, पॉश इलाका मतलब जहाँ धनी लोग रहते हैं, अच्छा, धनी लोग रहते हैं, अच्छा। है ना। तो डिफेंस कॉलोनी साउथ दिल्ली, ये पूरे दिल्ली का पॉश इलाका है। सबसे अमीर लोग इस साइड रहते हैं, ग्रेटर कैलाश 1 2, ये एरिया जो है ना अच्छा, पॉश कॉलोनी। यस सर। डिफेंस कॉलोनी इज वन ऑफ देम। तो डिफेंस कॉलोनी का जो कमरा होगा, घर होगा, वो ज्यादा कीमत वाला होगा। यस सर। और बवाना जो है रिमोट एरिया है दिल्ली का। मैं भी गया नहीं हूँ कभी ठीक से, लेकिन बवाना इंडस्ट्रियल एरिया भी है। तो हम समझते हैं वहाँ की जमीन कम होगी, मतलब कीमत कम होगी। तो एक बिल्डिंग दोनों जगह मेरी है, और मैं सोच रहा हूँ बवाना के बारे में बात कर रहा हूँ, और मेरा जो दोस्त है जिसके साथ हम बेच रहे हैं की बात कर रहे हैं, वो तो डिफेंस कॉलोनी वाला समझ रहा है। समझ रहे हैं ना। और इस तरह से वो यस अधिक सर। कीमत देने के लिए तैयार हो गया। तो यहाँ मिस्टेक हो रहा है ना दोनों पार्टी से। हम यस बात सर। कर रहे हैं बवाना का, वो सोच रहा है डिफेंस कॉलोनी। उसको पता है मुझे 2 घर है। समझ रहे हैं ना बात को। यस सर। तो अगर इस यस तरह सर। की बात हुई तो कांटेक्ट हो ही नहीं सकता, क्योंकि आप कुछ और समझ रहे हैं और वो कुछ और समझ रहा है, और इस पर सहमति दिया है, तो वो फ्री कॉन्सेंट नहीं कहा जाएगा। ठीक है। अब आप किताब ओके की बात सर। करते हैं। किताब में देखिए क्या लिखा है। हाँ, ये फ्री कॉन्सेंट की बुक बहुत अच्छी है। आप मैंने आज ऑर्डर दे दिया है बुक का अपने लिए। वो 1-2 दिन में आ जाएगी, मंडे तक आ जाएगी, है ना। तो फिर और अच्छे से इसको काम को करेंगे। कैपेसिटी ऑफ द पार्टी में हम बता दिए हैं आपको, है ना। और कैपेसिटी में समटाइम्स क्या होता है, जो अनसाउंड माइंड के होते हैं वह व्यक्ति भी कैपेसिटी ऑफ द या कॉम्पिटेंट टू कॉन्टेक्ट नहीं होता है। आप देखिए क्वालिफिकेशन बी में क्या लिखा हुआ है, पढ़िए तो जरा। क्वालिफिकेशन बी में क्या लिखा रिक है? हाँ, requires a person to be a sound minded चलिए बस इतना mind। ही, बस 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 हम ये देखना चाह रहे थे कि आप सही की आप भी उसी वहीं पे हैं कि नहीं है। तो पहला में तो लिखा हुआ है कि भाई 18 साल का होना चाहिए। और जो मैंने बताया लीगल गार्जियन वाला, वो तो आपके बुक में लिखा हुआ भी नहीं है। आइए आगे बढ़ते हैं। साउंड माइंड का मतलब समझते हैं? आप समझते हैं साउंड माइंड का मतलब नो सर। क्या समझते हैं? मतलब वो सब जिसको सोचने समझने की होना चाहिए, सोच समझ हाँ आना ठीक चाहिए। है। लेकिन एक ऐसा भी तो हो सकता है जो कि कुछ समय में सोचता है, और वो शाम में फिर दारू पी लेता है, वो तो सोचने की समझ मतलब सोचने की शक्ति ही खत्म हो जाती सोच समझ, हाँ यस सर। है। तो उस सिचुएशन में जिनका ये कहा गया भाई जब वो सोच समझ सकता है उस समय तो कांटेक्ट कर सकता है, लेकिन जिस समय यस वो सर। सोच समझ नहीं सकता उस समय वो कांटेक्ट नहीं कर सकता, है ना। तो बी में यस यही सर। लिखा। अब आगे बढ़ते हैं सी पॉइंट में। कहते हैं सी में कि डिस्क्वालीफाई बाय हिज स्टेटस इन इंटरिंग इनटू सच। कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जो स्टेटस के द्वारा ही हम उसको कहते हैं कि वो कांटेक्ट कर ही नहीं सकता, वो कांटेक्ट करने के लिए कंपिटेंट नहीं है। जैसे एलियन इनेमी। ये एलियन इनेमी कौन होता है? सर अदर कंट्री के जो मतलब एनिमी कंट्रीज होती हैं। आपका इनेमी कंट्री कौन है? भारत का इस इनेमी टाइम तो कंट्री। चाइना, और दूसरा? पाकिस्तान। तीसरा? तीसरा सर नहीं नहीं है। पता। नहीं तीसरा है भी नहीं। एक बांग्लादेश है, वो ऐसा, नेपाल है, वो सब इस तरह की हिम्मत नहीं कर सकता, सोच भी नहीं सकता। लेकिन पाकिस्तान करता है। कल ही पाकिस्तान के कई 4 आतंकवादी ट्रक में छिप करके, जिसमें गेहूं अनाज लाया जा रहा था, उसमें आ रहे थे, मार गिराए गए। कल की बात है, ठीक है। ओ सर। तो अगर पाकिस्तान का बंदा है कोई, उसके साथ हम कांटेक्ट नहीं यस कर सर। सकते। फॉरेन यस सोवरेन, सर। फॉरेन सोवरेन
जो विदेश के लोग हैं, कन्विक्ट मतलब इसको सजा हो चुका है, वो भी कॉन्ट्रैक्ट के Convict, काबिल yes, sir. नहीं होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, समय कोई खास बात नहीं है। कंसिडरेशन आप समझ गए हैं ना, लॉफुल कंसिडरेशन ऑब्जेक्ट ये भी जानते हैं। नॉट एक्सप्रेसली में देखिए मैंने जो बोला था वो चीज है कि नहीं, इसमें देखते हैं। थ्रेट टू कमिट मर्डर और मेकिंग पब्लिशिंग डिफेमेटरी स्टेटमेंट। अच्छा हाँ, देखिए मैंने जो बोला था आपको लास्ट में, देखिए सिमिलरली एन एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड, व्यापार में बाधा डालने से संबंधित, मैरिज शादी में, लीगल प्रोसीडिंग, ये सब एग्जाम्पल हैं जो कि एक्सप्रेसली लिखा हुआ है, कानून में लिखा हुआ है, तो इसके अगेंस्ट आप जो है कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। आइए आप Okay, sir. वैलिड कॉन्ट्रैक्ट समझते ही हैं, एन एग्रीमेंट व्हिच इज बाइंडिंग एंड इन्फोर्सेबल इज ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। उधर ले। वाइड कॉन्ट्रैक्ट का मतलब हुआ जिसमें कभी भी वाइड कॉन्ट्रैक्ट का मतलब हुआ कि उसमें कभी वैलिड चलिए तो वाइड कॉन्ट्रैक्ट सॉरी बच्चे थे, चलिए Okay, sir. छोटे बच्चे हैं। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट मतलब जिसमें वैलिडिटी कभी आई ही नहीं, वो फ्रॉम द बिगिनिंग वॉइड है, मींस इट नेवर गेट्स द वैलिडिटी, तो वो शुरू से ही वॉइड है, उसको वॉइड कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। अगर हम लाइन को पढ़ें तो क्या लिखता है, कॉन्ट्रैक्ट विच सीजेज टू बी इनफोर्सेबल बाय लॉ बिकम्स ए वॉइड व्हेन इट सीजेज टू बी इनफोर्सेबल। वही है, जिस कॉन्ट्रैक्ट को आप इन्फोर्स नहीं करा सकते उसको वॉइड कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। और बस ये एग्जांपल वगैरह पढ़िएगा। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट तो आप समझते हैं है ना, वॉइडेबल Yes, sir. कॉन्ट्रैक्ट आप समझते हैं। अब लाइन Yes, क्या sir. लिखा है, एन एग्रीमेंट व्हिच इज इन्फोर्सेबल बाय लॉ एट द ऑप्शन ऑफ वन और मोर पार्टी देयरटू बट नॉट एट द ऑप्शन ऑफ अदर और अदर्स इज वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। कहने का मतलब वह एग्रीमेंट जो कि किसी एक पार्टी या एक से अधिक पार्टी के ऑप्शन पर निर्भर करता है, उसकी इच्छा पर निर्भर करता है कि उसको इनफोर्सेबल बनाया जाए या वॉइड बनाया जाए, उसको हम जो है वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं, जहां पर उसकी वैलिडिटी जो एग्रीव्ड पार्टी है उसकी इच्छा पर निर्भर करता है। ठीक है ना, अब इसको समझने Okay, के लिए sir. मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। बिहार में जो है ना, गया साइड, जहानाबाद साइड, हम लोग बच्चे थे, उससे भी पहले की बात है, Okay, sir. लड़के का किडनैपिंग करा के उसकी शादी करा देते थे। Okay, sir. लड़के को किडनैप किया, मान लेते हैं लड़का कोई है, इंजीनियर है, नौकरी पेशा है, अच्छा कमाता खाता है। अब ऐसा नहीं है, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं जब बच्चा था उससे भी पहले की बात हम लोग सुनते थे। अब ऐसा Okay, sir. अब तो ठीक ठाक, सब कुछ ठीक ठाक, ऐसा यदा कदा कहीं हो तो अलग बात है, लेकिन अब इस तरह की बातें नहीं होती है। लेकिन हम बहुत पहले की बात कर रहे हैं बिहार की, जब हम लोग छोटे थे तो सुनने में आता था कि किडनैप कर लिया, उसकी लड़की से शादी करा दिया। अब यहाँ पे जो कॉन्सेंट लड़के का है वो फ्री है या नहीं है? Not free, sir. फ्री नहीं है, फ्री नहीं, उसको Yes. शादी के मरवे पे बिठा दिया, उधर गोली ताने हुआ है, तो लड़की के Yes, पास sir. कोई ऑप्शन तो है नहीं। अब शादी करा दिया, बोला जाओ अब तुम घर ले जाओ, लड़की को लेके घर जाओ। अब वो लड़का क्या कर सकता है, उसके पास क्या ऑप्शन है? कॉन्सेंट फ्री नहीं था, कोएर्सन था, है ना, दबाव था ना,
गोली दिखा करके आपने Yes, उसकी sir. शादी करवा लिया। अब लड़का लड़की को उसके घर पे पहुंचा भी दिया। अब लड़का या लड़के के माँ पापा के पास ऑप्शन क्या है? मैं आपसे बात कर रहा हूँ, क्या कर सकता है? केस कर सकते हैं उसके फैमिली के ऊपर, और नहीं भी कर सकता। या फिर एक्सेप्ट कर सकते हैं लड़की दोनों को। बातें ना, या तो यस सर। या तो आप अदालत जाइए, पुलिस थाना जाइए, और दूसरा नहीं भी जा यस सर। सकते हैं। यह आपकी इच्छा पर निर्भर करता है। दुखी पार्टी कौन है? यस सर। एग्रीव्ड पार्टी कौन है? लड़का है। वो यस बेचारी की सर। मजबूरी है, कुछ नहीं कर पाया, गोली दिखाया हुआ था। अब वो अदालत इन्फोर्स करा सकता है, या मतलब उसको मान सकता है या नहीं मान सकता, दोनों उसकी की इच्छा पर निर्भर करता है। तो आप अदालत चले जाते हैं तो वह कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा, और आप अदालत नहीं जाते तो वैलिड हो गया। वैलिड ही रहेगा। यस सर। अब मान लेते हैं आप लड़की को आप लाए और महीना दिन रहे, 2 महीना रहे, आपको लगा छोड़ो, आपको दया आ गई यार, क्या करें, ठीक है जाने दो, हो गया है, बात समझ रहे ना? यस सर। तो यस वो सर। वैलिड हो गया। और आप नहीं मानते, लड़की को दूसरे शाम में ही पहुंचा देते हैं उसके घर, तो वॉइड हो गया। ठीक ना? तो ये आपका यस वॉइडेबल सर। कॉन्ट्रैक्ट का बेस्ट एग्जांपल था। और आगे बढ़ते हैं, इसको पढ़िएगा, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट और वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट में क्या डिफरेंस है, इसको पढ़िएगा। इसमें खास इलीगल कॉन्ट्रैक्ट, जो कानून ही मना करता है कि आप इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, उसको इलीगल कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। ठीक है ना? यस सर। इसको भी पढ़िएगा, बहुत अच्छी है। देखिए बुक बहुत अच्छी है, आप कोशिश कीजिए अपना ओपन करने का, या अदरवाइज थोड़ा सा पैसा लगेगा, 2000 तक आप खरीद सकते हैं अलग से भी। आप बोलिएगा जैसे भी आपकी इच्छा हो। ये सब पढ़िएगा। हम लास्ट में आपको एक क्वासी कॉन्ट्रैक्ट बता देते हैं, है ना? उसके बाद आज की क्लास को खत्म करते हैं। क्वासी का मतलब क्या होता है? आधा होता है, QUASI। क्वासी का मतलब होता है आधा, आधा कॉन्ट्रैक्ट। तो कहता है क्वासी कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट एन एक्चुअल कॉन्ट्रैक्ट बट इट रिजेंबल्स ए कॉन्ट्रैक्ट। It is created by law under certain circumstances. The law creates and enforces legal rights and obligations when no real contract exists. Such obligations are known as quasi contract. In other words, a contract in which there is no intention on part of either party to make a contract, but law imposes contract upon the party. एक एग्जाम्पल दिया है, अभी कुछ नहीं समझाया आपको, मैं तो पढ़ा है, समझा रहे हैं, पहले मैं देख लूं इसमें क्या लिखा है। हाँ चलिए, ऑब्लिगेशन ऑफ फाइंडर्स ऑफ लॉस्ट गुड टू रिटर्न देम टू द ट्रू ओनर, और लायबिलिटी ऑफ पर्सन टू whom money is paid under mistake to repay it back cannot be said to arise out of a contract even in its remotest sense, as there is neither offer, not acceptance, nor consent. These are said to be possible. चलिए शुरू करते हैं। अब हमने आपकी बात पूरी बात पढ़ ली है, मैं बिना पढ़े भी समझा सकता था, लेकिन पढ़ लेने से क्या होता है कि कुछ छूटेगा नहीं आपका। देखिए जैसे मैंने आपको बताया, क्वासी का मतलब होता है आधा, तो इसका मतलब वो आधा कॉन्ट्रैक्ट है। अब आपको पता है कॉन्ट्रैक्ट की शुरुआत जो है ऑफर एंड एक्सेप्टेंस से होती है, पता है ना आपको? यस सर। आपने ऑफर दिया, मैंने एक्सेप्टेंस दिया, तभी तो पढ़ा रहे हैं। यस जहां सर। पर ऑफर एक्सेप्टेंस ना हो फिर भी वो कॉन्ट्रैक्ट है, उसी को क्वासी कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। जैसे आपको सोने की चेन मिल गई कहीं पे, सोने के चेन मिल गए। कभी कभी यस सर। अरे बहुत अच्छा एग्जांपल है आपके पापा का भी। मान लेते हैं आपके पापा की गाड़ी में कोई अपना सामान छोड़ जाते हैं,
आपके पापा क्या Yes, करेंगे? वापस करेंगे सामान। हाँ, वापस करेंगे, सही बात है। तो कानूनन तो यही कहता है कि आप वापस करेंगे। बहुत कम लोग, बल्कि कुछ नहीं, न्यूज में आता है कि 2 लाख रुपया अटैची छूट गया, उसको पहुंचाते हैं घर तक, न्यूज में आता है। बहुत बहुत न्यूज ये ऐसे भी आते हैं। वो नहीं भी कर सकता था, है ना? वह सामान को Yes, sir. नहीं भी लौटा सकते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी न्यूज में हम पढ़ते सुनते हैं कि भाई उसने, उसके 2 लाख था लेकिन उसने लालच नहीं किया, वापस कर दिया। तो फाइंडर्स गुड्स की जो है ना, ये क्वासी कॉन्ट्रैक्ट जैसा ही तो है। कोई ऑफर थोड़ी किया कि तुम मेरा सामान पहुंचा दो, छूट गया Yes, तो sir. कोई ऑफर तो दिया नहीं, लेकिन कानून कहता है कि तुम किसी का अगर पाओगे तो तुम्हें उनको पहुंचाना पड़ेगा। मान लेते हैं कि आपके पापा को नाम ही पता नहीं, वो टैची छूट गया, उसमें कुछ नाम उम लिखा ही नहीं है, तो कैसे पहुंचाएंगे? कोई सोर्स ही नहीं पता फिर चल अपन रहा है कि मालिक कौन था, कैसे पहुंचाएंगे बताओ जल्दी से। इन दैट पुलिस के पास दे देंगे। हाँ, पुलिस के पास दे देंगे, इतना ही आप कर सकते हैं, ठीक ना? पुलिस जो करे करे, लेकिन आपका ये ड्यूटी कि वहां तक जाए। चलिए दूसरा एक एग्जांपल और है। इसमें लिखा है कि नहीं लिखा है? लिखा तो है, पढ़ा था कहीं पे अभी तुरंत। ठीक है, ठीक है। अच्छा, ऊपर लिखा होगा। अच्छा अच्छा, इसने कुछ लिखा नहीं है, एक ही एग्जांपल दिया है शायद, एक ही एग्जांपल है, ठीक है। दूसरा एग्जांपल हम आपको देते हैं, है ना? दूसरा Yes, आपको sir. एग्जांपल देते हैं। ये सेल ऑफ गुड्स में इस तरह का एग्जांपल आपको मिलेगा। सेल ऑफ गुड्स में इस तरह का एग्जांपल मिलेगा क्वासी कॉन्ट्रैक्ट का। देखिए, एक एक को गाय है, कुछ जानवर है, माने गाय है, 1-2 गाय है, ठीक है ना? Yes, sir. और अभी 29 नवंबर को शादी है पूरे भारत में, ठीक है ना? और मैं भी 25 तारीख को बिहार जा रहा हूँ, और 25 से लेकर आपको 2 तक क्लास नहीं होगी, ठीक है? 25 तारीख से 2 तक क्लास नहीं है। हाँ, क्लास नहीं होगी क्योंकि मैं शादी में जा रहा हूँ, ठीक है ना? ओके सर। अब मान लेते हैं ओके किसी सर। को गाय है, 1-2 गाय है, ठीक है कि नहीं? यस सर। या मान लेते हैं मेरा बच्चा जो है, मैं किसी दूसरे के यहाँ छोड़ के जाता हूँ कि शादी में जा रहा हूँ, ये गाय भी है और बच्चे भी हमारे, ठीक है ना? दोनों को छोड़ के जाता सर हूँ। आप ये हाँ, सर आप मुझे ये एग्जांपल दे रहे हो या फिर बता रहे हो कि 25 तारीख से 2 तारीख छुट्टी है? नहीं नहीं, ये तो सच्चाई बता रहा हूँ, ये सच्ची बता अच्छा। रहा हूँ, ये सच्चाई मैं बता रहा हूँ। अब एग्जाम्पल ये दे रहा हूँ, ये एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि मुझे 2 गाय है और मेरे ओके बच्चे भी सर। हैं। ये मैंने अपने ओके बच्चे, सर। ये एग्जाम्पल है, ये सच्चाई नहीं है, लेकिन वो जा रहा हूँ वो सच्चाई है। मैं ओके बोला सर। कि मैं शादी में जा रहा हूँ, मेरे गाय है और मेरे बच्चे हैं, इनका देखभाल करना, मैं पड़ोसी को बोल दिया। अब मेरा बच्चा बीमार हो गया, ओके तो वो सर। डॉक्टर के पास, और स्थिति बहुत खराब हो गई, तो वो हमसे यस सर। पूछेंगे फोन करके कि आपके बच्चे बीमार हो गए, डॉक्टर के पास ले जाऊं या नहीं ले जाऊं, या वो डायरेक्ट ले जाएंगे डॉक्टर के पास? सर ले जाएंगे डॉक्टर के पास। हमसे पूछने की जरूरत है क्या? नहीं सर, नहीं क्योंकि पूछने की जरूरत बीमार। है। बीमार हो गया, हाँ ये सर हालत। ठीक है, ठीक, हाँ ठीक, बिल्कुल सही बात। और गाय भी बीमार हो गई, तो वहां भी यही लागू होगा ना, एक ही बात लागू होगी। यस सर। ठीक है, यस मैं सर। वापस आया 3 तारीख को, ठीक है ना? मैं बेटा को ठीक ठाक देखा और उन्होंने बिल थमा दिया 3,000 का, ये लो डॉक्टर का बिल, पेमेंट करो। मैंने कहा, यस सर। मैंने तो नहीं बोला था तुमको डॉक्टर के पास ले जाने के लिए, मैं नहीं दूंगा पैसा। ऐसा कर सकता हूँ क्या? नहीं सर। नहीं कर सकते ना। तो हम ये कह सकते हैं ना, मैंने ऑफर दी थी तुमको, बच्चे को डॉक्टर के पास ले जाओ, कहा था क्या? ऐसा बोल सकता हूँ क्या? नहीं सर, आप वो केयर करने के लिए आप देकर गए हो उसे, तो वो केयर कर रहा है तो आप हाँ, उसको बिल्कुल पेमेंट सही। दोगे उसकी केयर तो करने ये की। क्वासी कॉन्ट्रैक्ट का उदाहरण है या नहीं है? क्वासी कॉन्ट्रैक्ट का उदाहरण है ना, जहां पर ऑफर तो नहीं है,
मैंने तो कहा ही नहीं तुमके पास डॉक्टर के पास ले जाओ, नहीं। फिर भी ये कॉन्ट्रैक्ट है और कानून भी कहता नहीं तुम्हें तो पैसे वापस करने पड़ेंगे। हम Yes, अदालत में sir. जाके ये नहीं बोल सकते मैंने ऑफर थोड़ी दी थी इसको डॉक्टर के पास ले जाओ, ये तो खुद ही ले गया, हम नहीं देंगे पैसा। आ रही बात समझ में? Yes. हाँ, तो Yes, दिस इज sir. द एग्जांपल ऑफ कॉसी कॉन्ट्रैक्ट। कॉसी कॉन्ट्रैक्ट जहां पर ऑफर एक्सेप्टेंस वाली बात नहीं होती है, लेकिन फिर भी वह कॉन्ट्रैक्ट है और वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है एंड इट कैन बी इन्फोर्सेबल बाय लॉ। ठीक ना? Okay, sir. ठीक Okay, है, sir. तो ये क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। कल आपकी क्लास नहीं है, संडे को क्लास होगी फिर। Okay, sir. हाँ, संडे को क्लास होगी। गुड नाइट। Good night, sir. हाँ, थैंक